कहई रीचपति सुनो हनुमाना, का चुप सादी रहेऊं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तुम अवतारा, सुनते भय हूँ पर्वताकारा। ये श्री रामचरितमानस का किष्किंधा कांड का श्लोक 29 है, जहाँ अग्निपुत्र रीक्षपति श्री जामवंत हमारे अतुलित बलधाम के स्वामी पवन पुत्र श्री हनुमान को उनकी विस्मृत शक्तियों का स्मरण करवा रहे हैं। और आज मैं आपको आपकी विस्मृत शक्तियों का स्मरण कराने आया हूँ। जय चक्रधारी, मेरा नाम ऐश्वर्य है और मैं आज आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से देश से मुझको सुन रहे हैं, आप कौन से धर्म के हैं या आप कौन सी जाति के हैं, क्योंकि मैं वही बात करने आया हूँ जिसने हमको एक इंसान होते हुए, सबसे पहले एक इंसान होते हुए भी देश, धर्म और जाति के नाम पर बांट के रखा हुआ है। हमारे एपिक महाकाव्य महाभारत में महाराज धृतराष्ट्र जो थे उनको नेत्रहीन क्यों दिखाया गया? आम धारणा ये है कि उनको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता था, पर अगर इसको हम एक प्रतीकात्मक पहलू माने तो इस बात का एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि वो अपने सामने हो रहे सारे अधर्मों को और सारे अन्यायों को नज़रअंदाज कर रहे थे। वो अपने सामने हो रहे सारे कुकृत्यों को केवल इसलिए अनदेखा कर रहे थे क्योंकि उनको अंधा मोह था या अंधा प्रेम था अपने पुत्रों से, या यूं भी कह सकते हैं कि उनको अंधा विश्वास था अपने पुत्रों के ऊपर। और हमारा इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब जब प्रेम, क्रोध और आस्था, जब जब ये तीनों चीज़ें अंधी हो जाती हैं और धर्म को दबाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, धर्म से मेरा आशय यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई से नहीं है। धर्म से मेरा आशय है उस धर्म से जिसकी रक्षा के लिए स्वयं चक्रधारी अवतार लेते हैं। धर्म से मेरा आशय है उस धर्म से जिस धर्म को निभाने की शिक्षा हमारी गीता देती है, जिस धर्म को निभाने की शिक्षा श्री कृष्ण ने दी थी अर्जुन को रणभूमि में। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं। जब जब प्रेम, आस्था और क्रोध ये तीनों अंधे हो जाते हैं, तब तब हमारा समाज एक बहुत बड़े विनाश का प्रत्यक्षदर्शी बनता है, और यह आज भी हो रहा है। अब विचार कीजिए कि ऐसे समय में जहां भाई भाई का, बेटा बाप का सगा नहीं होता, ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन डिफेंड करते रहते हैं या लड़ते भिड़ते रहते हैं उनके पीछे, जिनको वो निजी तौर पर या पर्सनली जानते तक नहीं, जिनकी नीयत को वो नहीं समझते, जिनके चरित्र को वो नहीं जानते, उनके लिए वो लड़ने भिड़ने को तैयार है, अपने सोशल टर्म्स खराब करने को तैयार है, जिनको उन्होंने केवल इमेजेस में, वीडियोस में या किसी पर्टिकुलर कंट्रोल एनवायरनमेंट में देखा है। उनके लिए कितना सेंसिबल होगा ये। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे तो हमने ईश्वर को भी नहीं देखा, हम ईश्वर को भी केवल चित्रों से जानते हैं। आपको एक बात बताना चाहूँगा उसके लिए, और ऐसे लोगों के लिए भी जो अपने नेताओं को, अपने अभिनेताओं को अपना भगवान मानते हैं। भगवान के जिस चित्र की भी आप पूजा करते हैं ना, वो भी हम इंसानों का इंटरप्रिटेशन है। मैं बताता हूँ कैसे। आपने ध्यान दिया होगा कि पुराने समय में जब लोगों के मन शांत थे, लोग आपस में भाईचारे से रहते थे, लोगों में प्रेम था आपस में, तब जो चित्र बनाए जाते थे ना हमारे भगवान श्री हनुमान के, भगवान श्री राम के, वो बहुत प्यारे से होते थे, बहुत सौम्यता होती थी उनमें, बहुत सुंदर दिखाई देते थे वो। लेकिन आज के समय में जब लोगों के मस्तिष्क में कट्टरता भर दी गई है, दुश्मनी भर दी गई है, अस वर्सेस देम, ये जो भर दिया गया, उसके बाद वो चित्र अब जो बनाए जाते हैं इंसानों के द्वारा ही जो बनाए जाते हैं, जो पहले बहुत सौम्य और सुंदर हुआ करते थे, आज उन्हीं चित्रों में गुस्सा, क्रोध दिखाई पड़ता है। मैं इस इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं यहां पर। और दूसरी बात ये कि जो ईश्वर है ना यार, जो भगवान है, वो इस जगत के स्वामी है। आपका शरीर, मेरा शरीर, ये सब उनकी देन है।
उनको किसी चीज़ का मोह नहीं है, उनको किसी चीज़ के लिए लालच नहीं है, उनको सत्ता नहीं चाहिए, उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए, उनको फेम नहीं चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको महंगी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, उनको घर नहीं चाहिए। एक बार सोचिएगा, जिसको भी आप भगवान का दर्जा दे रहे हैं, क्या वो ऐसे ही हैं? आपने कभी ज़ीब्रा देखा है कैसा होता है? उसके ऊपर ब्लैक और वाइट कलर की धारियाँ होती हैं। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अंधे समर्थक होते हैं या जो ब्लाइंडली किसी की किसी भी बात को भी फॉलो करने लग जाते हैं, इन लोगों का थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल सेम होता है। इन लोगों के लिए जिनको ये सपोर्ट करते हैं वो वाइट की कैटेगरी में आते हैं, और जिनको भी ये नापसंद करते हैं या जो इनकी पसंद को नापसंद करते हैं वो ब्लैक की कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों की थॉट प्रोसेस से एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मिसिंग होता है, वो है ब्लैक और वाइट के बीच का ग्रे पार्ट, क्योंकि उस ग्रे पार्ट में ही पॉसिबिलिटीज लाया करती हैं, जहां पर इंसान सही और गलत को समझता है, अच्छे और बुरे को समझता है, अपनी चॉइसेस पे क्वेश्चन करता है। और यही ग्रे पार्ट महाभारत में श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र से अलग बनाता है, क्योंकि इस ही ग्रे पार्ट में पॉसिबिलिटीज होती हैं, बदलाव की, सकारात्मकता की। मेरा मानना यह है कि अगर कोई अच्छा काम करे, कोई सकारात्मक चीज़ करे तो उसका समर्थन करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ऐसी चीज़ों का समर्थन किया जाना चाहिए। पर गलती पता है कहाँ होती है? जब हम इंसान के कर्मों को, उसके किए गए कार्यों को छोड़कर हम उस पर्टिकुलर पर्सन को समर्थन करने लग जाते हैं, उसका सपोर्ट करने लग जाते हैं ब्लाइंडली। फिर वो इंसान अगर कोई गलत चीज़ भी कर रहा है तो हम उसकी गलत चीज़ों को भी डिफेंड करने लग जाते हैं, और उसकी गलत चीज़ों पर सवाल उठाने वाला इंसान, उसकी गलत चीज़ों को अपोज करने वाला इंसान, कॉल आउट करने वाला इंसान हम लोगों के लिए गलत हो जाता है। आप जोन्सटाउन की कहानी अगर देख रहे होंगे तो जोन्सटाउन की कहानी में ये सेम चीज़ थी। क्रिस्टीन और लियो रायन दोनों ही वहाँ पर रहने वाले लोगों का बुरा नहीं चाहते थे, वो उनका भला ही चाहते थे। पर उन लोगों ने उन लोगों की जगह पर, क्रिस्टीन और लियो रायन की जगह पर भरोसा किया जिम जोन्स पर, जो उनको ये कह रहा था कि मैं तुमको मुक्ति के द्वार तक लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें एक सुखी जीवन दूंगा। और उसका सुखी जीवन कैसा था हम सब ने देखा, इतिहास ने देखा। इसी को कहते हैं मानसिक रूप से गुलाम हो जाना किसी का, इसी को कहते हैं मानसिक गुलामी। जब हम खुद को ये सोचने से भी रोकने लग जाते हैं ना कि हम जिसको समर्थन करते आ रहे हैं वो इंसान गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम खुद को गलत साबित नहीं होने देना चाहते अपनी ही निगाहों में। ऐसे लोगों के साथ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर कोई एक जनरल सी बात भी की जा रही है या एक कोई न्यूट्रल स्टेटमेंट भी है, तो अगर वो स्टेटमेंट इनके फेवरेट नेता या अभिनेता से रिलेट भी कर जाए या उसकी किसी एक्शन से रिलेट कर जाए तो ये उसको तुरंत डिफेंड करने खड़े हो जाते हैं। ये उस पर्टिकुलर पर्सन पर लगे हुए आरोपों को या उस पे उठे हुए सवालों को ये अपने ऊपर, अपने चॉइसेस के ऊपर, अपने बिलीफ्स पर उठे हुए सवाल की तरह देखते हैं, या उस पर लगे हुए आरोपों को ये लोग अपने ऊपर उठे हुए आरोपों, अपने ऊपर लगे आरोपों की तरह देखते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसको कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म और परसीव्ड थ्रेट। इसके पीछे रीज़न है कि जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन में अपने आप को बहुत इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हो ना, बहुत लंबे समय तक, तो आप ये भूल जाते हो कि वो इंसान अलग है और मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ। आप दोनों को एक समझने लग जाते हो और वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। फिर ऐसे लोग अपने उस फेवरेट नेता अभिनेता को बिल्कुल ऐसे, आपने देखा होगा कि कितना एग्रेसिवली और कितना इमोशनली डिफेंड करने लग जाते हैं। का सुधाकर बोल देते हैं। अरे नहीं यार, आप उसको जो है आप क्या क्या गंदी नाली का कीड़ा बोलते हो यार, आप सब कुछ बोल देते हो उस आदमी को, कितना बोलते हो। अरे काम कर रहा है यार, देश के लिए कर रहा है यार। अरे उनको समझ में नहीं, और किसके लिए कर रहा है? अरे हमारे लिए, हमें, वो अपने लिए क्या कर रहा है? उसका कौन सा परिवार है यार? यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। जैसा अभी कुछ लोगों के साथ हो रहा होगा, बात यहाँ पर मैं जनता की कर रहा हूँ, पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर को यहाँ पर मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो ये लोग होते कौन हैं जो किसी के लिए ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं? बेसिकली ये लोग मन से कमज़ोर, परेशान और भटके हुए लोग हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी अंडर अचीवमेंट से, जो अपनी आइडेंटिटी अपने अंदर नहीं,
अपने से बाहर किसी इन्फ्लुएंसर एक्टर के फैन फैक्शन का हिस्सा बन के या किसी पॉलिटिकल किसी विंग का हिस्सा बन के, लेफ्ट विंग राइट विंग का हिस्सा बन के अपनी वो आइडेंटिटी को खोजते रहते हैं। और फिर अगर इनको इनसे इनकी विचारधारा से मिलती जुलती कोई पॉलिटिकल पार्टी मिल जाए, कोई एक्टर मिल जाए, कोई इन्फ्लुएंसर मिल जाए, उसको ये सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और उसमें ये अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। अरे एल्विश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इंसान की बात कर रहा हूँ कि वो एज इंसान कौन है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वो प्रोफेशनली कैसे होते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनली और फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हो पर वो एज अ पर्सन और मोरल्स में वो कंप्लीट हो। क्योंकि हमारे देश में कई बहुत अमीर लोग और बहुत सक्सेसफुल लोग ऐसे हैं जो आइडियोलॉजिकली बहुत वीक हैं। इसलिए मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि वो इंसान कैसा होता है। अब क्योंकि कुछ लोग अपने फेवरेट नेता या अभिनेता को भगवान मानते हैं, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, लेकिन बात इस बार अलग है। जो लोग ये मानते हैं वो ये बोलेंगे कि ऐसे तो हम भगवान से भी जुड़ते हैं, तो हमको भगवान से जुड़ के भी तो अच्छा लगता है, हमको पावरफुल एहसास होता है कि हम पावरफुल हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इंसान की भक्ति और ईश्वर की भक्ति में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ईश्वर के कोई सेल्फिश मोटिव्स नहीं होते, ईश्वर को कोई लोभ नहीं होता, ईश्वर को अपना फेम बरकरार रखने के लिए कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर को अपनी सत्ता बचाने के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर को अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपका इस्तेमाल करने के, आपके सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपको डराने के लिए झूठ नहीं फैलाते, और इंसान इन्हीं सब चीज़ों को मिला के बना हुआ है। यह अंतर होता है इंसान और ईश्वर की भक्ति में। अब आप लोगों ने जान लिया कि ये लोग कौन होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्यों होते हैं। वैसे इसके बहुत से रीज़न है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान से सुनना। वो होता है कि इनकी थॉट प्रोसेस में ना एक कन्फर्मेशन बायस होता है। कन्फर्मेशन बायस बेसिकली ऐसी चीज़ है कि एक होती है पुष्टि पूर्व धारणा इन लोगों की कि ये जिस चीज़ पर बिलीव करते हैं ना, जैसे सपोज ये मानते हैं ये पर्टिकुलर इंसान सही है, तो ये ऐसे सोर्सेज को सीख करते हैं जो इनकी इस धारणा को कि ये इंसान सही है इसको वैलिडेट कर सके, और जो सोर्स उसको काउंटर करते हैं। जैसे सपोज करो इनके किसी फेवरेट पॉलिटिशियन ने बोला कि भैया जो जितनी गाय होती हैं सारे नीले रंग की होती हैं, ठीक है, तो ये ऐसे सोर्सेज को सीख करेंगे जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गाय नीली होती हैं, और ये उन सोर्सेज को इग्नोर करेंगे जहाँ पर ये बोला जाता है कि गाय नीली नहीं होती। बेसिकली कंफर्मेशन बायस ऐसा फिल्टर है जो सिर्फ उन बातों को आपके दिमाग तक पहुंचाता है जिन बातों को आप पहले से ही मानते हैं कि सही हैं, और उन बातों को जो आपकी थिंकिंग पैटर्न को चैलेंज कर सकती हैं या जो ये बताती है कि आपकी सोच गलत है, उन बातों को आपके दिमाग तक पहुंचने से रोकता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसकी वजह से आप चीज़ों को अलग अलग व्यू पॉइंट से देखना बंद कर देते हैं या देख नहीं पाते। कभी आपने एक चीज़ देखी है कि कभी जब दो इन्फ्लुएंसर या कोई दो सेलिब्रिटीज़ में आपस में लड़ाई झगड़ा या कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो उन दोनों के फैंस आपस में उससे ज़्यादा लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को खूब गालियाँ देंगे, खूब गंदी गंदी बातें एक दूसरे को बोलेंगे, मतलब जितनी गंदी बातें बोल सकते हैं वो बोलते हैं। पर क्या होता है, कुछ दिन बाद वो दोनों इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी साथ में सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल देते हैं कि भैया हमारा तो सब सॉर्ट हो गया। आपने जो गालियाँ दी और जो सामने वाले ने आपको गालियाँ दी, आप लोगों ने जो अपना टाइम वेस्ट किया, बेसिकली तमाचा किसके मुंह पे पड़ा? आपके, यानी जनता के, या जिस नेता को आप पूरी दुनिया भर में डिफेंड करते फिरते हो, उसकी आइडियोलॉजी को डिफेंड करते फिरते हो, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी दिन पार्टी बदल लेता है, तो तमाचा किसके मुंह पे पड़ता है? जनता के। पर जानते हो ये तमाचे हमारे मुंह पर पड़ते क्यों? क्योंकि हम लोग ना बेवकूफ़ हैं। हम लोग ये भूल चुके हैं कि जनता हमेशा सेंटर में रहती है। जनता ना इधर है ना जनता उधर है। मैं बताता हूँ कैसे। ये आप हो, ये वो बंदा है,
ठीक है, जिसको आप गालियाँ देते हो। इधर एक पार्टी है और एक इधर पार्टी है। अब सीधी सी बात है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है या ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, ठीक है, तो अगर इसकी नीतियाँ अच्छी होंगी, इसके प्लान्स अच्छे हैं, इसके मोटिव्स अच्छे हैं, तो उसका बेनिफिट आप जो दोनों सेंटर में हो ना, आप दोनों को इक्वली मिलेगा। या ये अगर ख़राब आती है तो आप दोनों का नुकसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज पेट्रोल का प्राइस, ठीक है, 120 रुपये हो जाता है मान लीजिए, तो इस बंदे को भी 120 रुपये मिल रहा है और आपको भी 120 रुपये मिल रहा है। अगर 90 रुपये हो जाता है तो इसको भी 90 मिल रहा है, आपको भी 90 मिल रहा है। तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ को डिफेंड करने का? ज़रूरत क्या है उस चीज़ को डिफेंड करने की? एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि पता है होता क्या है, जब दंगे होते हैं ना शहर में, तो उसको किसने भड़काया नहीं पता होता, या पता भी हो, लेकिन लाशें हमेशा आम आदमी की गिरती हैं, घर आम आदमी का जलता है, लड़ता आम आदमी ही आदमी से है। उसमें कभी कोई किसी नेता का नुकसान नहीं होता, किसी फेमस पर्सनालिटी को नुकसान नहीं होता, वो चाहे सेलिब्रिटी बना रहे, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर बना रहे। हमको आपस में लड़वाया जाता है ऊपर बैठे किसी इंसान के निजी स्वार्थ के लिए। अब मैं आप सबसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, चाहे आप ब्लाइंड फॉलोअर हों, चाहे आप नॉर्मल फॉलोअर हों, आप किसी को बहुत कट्टरता से फॉलो करते हैं, आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखते हैं और आप सही और गलत की समझ को समझते हैं, मैं आप दोनों से एक बात करना चाहता हूँ। इन दी एंड हम हैं क्या? हम हैं आम जनता, ठीक है, पब्लिक। और जनता का धर्म होता है कि वो निष्पक्ष रहे, चाहे बात राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यावसायिक हो। जनता को निष्पक्ष रहना चाहिए। इन 3 चीज़ों के लिए लिए गए निर्णय कभी भी व्यक्तिगत और धार्मिक आधार पर नहीं होने चाहिए। इन तीनों चीज़ों के लिए आपके निर्णय केवल और केवल न्याय और सामाजिक समानता पर आधारित होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे देश के लिए। हम पब्लिक हैं और पब्लिक जज होती है, पब्लिक जूरी होती है। आने वाला समाज, आने वाला समय कैसा होगा, ये जनता के निर्णय पर ही निर्भर करता है। लेकिन हम जनता के, हम पब्लिक के दिमाग में कुछ लोगों ने गुटबाजी के बीज बोकर, अस वर्सेस देम के नैरेटिव को घुसाकर, फैन फैक्शन को बनाकर हम लोगों को केवल एक फ़ैन बनाकर रख दिया। अब पब्लिक केवल एक फ़ैन है, और ऐसा वैसा फ़ैन नहीं, सरकारी दफ्तर का फ़ैन जो चालू होने पे हर दिन गोल 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 घूमता रहता है, लेकिन कभी कोई सवाल नहीं करता, कुछ नहीं करता। ज़्यादा आवाज़ करने लगे तो उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। उस पर चढ़ी हुई धूल बस मौक़ों पर साफ़ होती है, कभी त्यौहार आ रहा है तब, या कोई बाहर से मेहमान आने वाला हो तब। समझदार समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर जनता ही पक्षधारी हो जाएगी, जनता अपना कर्तव्य भूल जाएगी, तो इन नेताओं की क्या जिम्मेदारी रह जाएगी आपके लिए? नेता खुल के भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे सपोर्टर्स तो हैं ही जो मुझे जितवा देंगे चाहे मैं कुछ भी करता रहूं। एक्टर्स चाहे जैसी पिक्चर बनाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके फैंस तो उनको जा जाके हिट करवा ही देंगे देखकर मूवी उनकी। क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं हमारे आने वाले कल के लिए? और हमारा काम है इनकी फंक्शनिंग को चेक में रखना। आज तुम बेशक किसी के भी फैन या अंधे समर्थक हो सकते हो, पर मेरे दोस्त एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज तुम भले किसी के फैन बने रहो, पर ये तुम ही हो जिन्होंने इन लोगों को बनाया है। अगर आज ये तुम्हारे साथ कुछ गलत करते हैं, अगर तुम्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है हमारे समाज में, तो इनको अर्श से फर्श पे तुम ला सकते हो 1 सेकंड में। तुम आँख खोल के तो देखो ज़रा। ये देश तुम्हारा और हमारा है, ये देश हमारा घर है। एक बार को सोच के देखो ज़रा, अगर आज तुम्हारे घर में किसी दीवार से किसी दिन पानी टपकने लग जाए, किसी दिन सीलन आ जाए तुम्हारी किसी दीवार में, और घर की देखरेख करने वाले तुम्हारे पिताजी हों, तो क्या पिताजी से सवाल नहीं करोगे या पिताजी को कंप्लेंट नहीं करोगे इस चीज़ के लिए कि भैया दीवार में से पानी टपक रहा है पापा? या ये बताओ किसी दिन तुम्हारे पिताजी ऑफिस से आए और अचानक से कहने लगे कि चल डंडा लेकर आ, तेरे भाई को मारते हैं, पिताजी से नहीं पूछोगे कि भाई क्यों मारना मेरे भाई को? या किसी दिन तुम्हारे कोई पड़ोसी हैं जिनसे तुम्हारी खास नहीं पटती,
वो तुम्हारे घर की नेम प्लेट बदल दें, तुम्हारे घर में आके बैठ जाएं, तो तुम अपने पिताजी से नहीं पूछोगे कि भैया ये कैसे आ गए, इनने तुमसे परमिशन ली या नहीं? क्या ये पूछने से तुम क्या अपने परिवार के द्रोही हो जाते हो, या इससे ये साबित हो जाते हो पड़ोस वाला जो इंसान है जो तुम्हारे घर में आके बैठा है वो पैसे देता है तुम्हें इस चीज़ के लिए, ये सवाल करने के लिए? ये सवाल पूछने का अधिकार तुमसे छीना जा रहा है, तुम्हें बहलाकर, तुम्हें फुसलाकर। क्योंकि हम सवाल ना पूछें इसलिए हमारे बगल में बैठे हुए इंसान का दिमाग इतना माइंड वॉश कर दिया गया कि वो जब हम सवाल करते हैं तो वो जवाब देता है, वो जवाब नहीं देता जिसकी जवाबदेही बनती है। तो अब एक काम कीजिए, अपने साथ वाले बंदे से यानी पब्लिक होकर पब्लिक से लड़ना बंद कीजिए, किसी के बिहाफ पे जवाब देना बंद कीजिए, इसकी जगह पर सवाल पूछिए। सवाल पूछिए उस इंसान से जो आपको फ़ैन बोलता है, आपको फैमिली बोलता है, आपको अपनी फैम बोलता है, और उसके बाद में धीरे से एक जुए की ऐप प्रमोट करता है, गैम्बलिंग की ऐप प्रमोट करता है, ये जानते हुए भी कि आपको उसकी लत लग सकती है, आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। सवाल करना है, सवाल उससे कीजिए जिसने आपको भाई कहा, बहन कहा, आपसे वोट मांगा, आपको एक बेहतर भविष्य का वादा किया, लेकिन आज आपका भविष्य अंधकार में है, आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, आपके हाथ में जॉब्स नहीं है, तो आपका सवाल पूछना बनता है, अपने साथ वाले को जवाब देना नहीं बनता। और आप बोलते हो हमें बांट दिया, हमें बांट देते हैं। अरे यार, ऐसे कैसे बढ़ जाते हो आप लोग? आपने कभी सोचा हमें बांटा जाता क्यों है? क्या शक्ति है हमारी ऐसी जो हमें हर कोई बांट के ही हम पे राज कर पाता है? क्योंकि अगर हम लोग एक बार मिल गए ना, तो हम लोग जब सवाल पूछने पे आएंगे तो इन लोगों से जवाब देते नहीं बनेंगे, इसलिए हमें बांटा जाता है। हम लोगों का मुंह आमने सामने कर दिया जाता है ताकि वो मुंह ऐसे जाके इन लोगों से सवाल ना कर पाए हम। ये है प्रॉब्लम। अभी भी समय है, जाग जाइए और सवाल पूछना शुरू कीजिए। दिखा दीजिए कि हमारा देश स्वतंत्र है और हम इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम किसी एक्टर, इन्फ्लुएंसर की पीआर नहीं है, हम किसी नेता या किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। हम एक दूसरे को जवाब नहीं देंगे, जिसकी जवाबदेही बनती है हमारे प्रति हम उससे सवाल करेंगे। क्योंकि आज का ये वक्त हमारा है, ये स्पॉटलाइट हमारा है, ये स्टेज हमारा है। हम चाहें तो इस देश को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, और अगर आज हम ही अंधे हो गए ना, तो उस देश को वहाँ से यहाँ आने में समय नहीं लगेगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले, किसी के भी फॉलोअर, फैन बनने से पहले अपने देश के फैन बनिए। जय हिंद, भारत माता की जय।